आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रतन कुमार भारती। आज हमारा टॉपिक रहेगा संवैधानिक इतिहास का अगला भाग। एमए हिस्ट्री 4th सेमेस्टर का तृतीय पेपर आधुनिक भारत 1858 ईस्वी से 1964 तक का राजनीतिक एवं प्रशासनिक इतिहास। इससे पहले हमने कल देखा था 1858 का अधिनियम, 1853 का चार्टर एक्ट, 33 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, विभिन्न चार्टर एक्ट या अधिनियमों के बारे में हमने चर्चा किया था। आज अगला भाग उसका भारतीय परिषद अधिनियम 1861 तथा 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर भारतीय परिषद अधिनियम 1861 इसमें दिया गया है कि वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद था उसमें 5वां सदस्य भी सम्मिलित किया गया, और वह 5वां सदस्य कौन होता था? वो एक विधिवेत्ता होता था। तो स्वाभाविक सी बात है, इस एक्ट के आधार पर कैनिंग ने विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किया। कैनिंग ने भिन्न भिन्न विभाग, भिन्न भिन्न सदस्यों को दे रखा था। इस प्रकार मंत्रिमंडल व्यवस्था की नींव पड़ी। कानून बनाने के लिए वायसराय की कार्यकारी परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति से विस्तार किया गया। इनमें से न्यूनतम आधे सदस्य गैर सरकारी होंगे। यद्यपि भारतीयों के लिए कोई वैधानिक प्रावधान नहीं था, परंतु व्यवहार में कुछ गैर सरकारी सदस्य ऊंची श्रेणी के भारतीय थे। इस परिषद का कार्य केवल कानून बनाना था। इसको प्रशासन, वित्त तथा प्रश्न पूछने का कोई अधिकार नहीं था। अगला बिंदु, इस अधिनियम के अनुसार बंबई तथा मद्रास प्रांतों को अपने लिए कानून बनाने तथा उनमें संशोधन का अधिकार पुनः दे दिया। तथापि इन प्रांतीय परिषदों द्वारा बनाया गया कोई भी कानून उस समय तक वैध नहीं माना जाएगा जब तक गवर्नर जनरल अपनी अनुमति न दे दे। मुद्रा, डाक, टेलीग्राफ तथा सैनिकों से संबंधित विषय पर गवर्नर जनरल का पूर्व अनुमोदन आवश्यक था। ऐसी विधान परिषदें बंगाल, उत्तर पश्चिमी प्रांत तथा पंजाब में क्रमशः 1862, 1886 और 1897 ईस्वी में इसी एक्ट के अनुसार स्थापित की गई। गवर्नर जनरल को संकटकालीन अवस्था में विधान परिषद को अनुमति के बिना ही अध्यादेश जारी करने की अनुमति दी गई, जो 6 माह तक लागू रह सकते थे। 1872 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के नरेंद्र कृष्ण देव तथा रामनाथ टैगोर की नियुक्ति की गई। इस तरह से इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न यह बन सकता है कि विभागीय प्रणाली की प्रारंभ और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का नींव किस अधिनियम में पड़ा? तो आपका उत्तर होना चाहिए भारतीय परिषद अधिनियम 1861। अगला हम देखते हैं 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। पहला बिंदु, केंद्रीय विधानमंडल के बारे में यह निश्चित हुआ कि अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 10 तथा अधिकतम 16 हो, लेकिन इस वृद्धि को बहुत थोड़ा कहा गया। कर्जन ने इसके विपक्ष में तर्क दिया था कि संख्या के अधिक होने से किसी विमर्शी निकाय की कार्यकुशलता अधिक नहीं हो जाती। बड़े बड़े निकाय प्रायः अनिश्चित एवं व्यर्थ बातों में ही समय नष्ट कर देते थे। इस अधिनियम में यह सुझाव भी था कि परिषद में कम से कम 40% लोग गैर सरकारी होने चाहिए। इन अप्रशासनिक सदस्यों में कुछ चुने हुए तथा कुछ मनोनीत किए जाने थे। अगला बिंदु, चुनाव का सिद्धांत
सीमित रूप से स्वीकार किया गया, परंतु इसके लिए चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। विधानमंडल के सदस्यों के अधिकार भी 2 क्षेत्रों में बढ़ा दिए गए। भविष्य में वित्तीय विवरण सदन में दिया जाना था, उस पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया। यद्यपि इस विषय पर कोई प्रस्ताव रखने अथवा सदन के मत विभाजन कराने का अधिकार उन्हें नहीं था। दूसरे, उन्हें सार्वजनिक हितों के मामलों में 6 दिन की सूचना देकर प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। सदस्य अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से इनकार किया जा सकता था। इस तरह से इन अधिनियमों का भारतीय परिषद अधिनियम 1861, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, इस तरह से संवैधानिक विकास क्रमशः आगे बढ़ा। आगे हम देखेंगे इसी के अंतर्गत प्रशासनिक परिवर्तन के अंतर्गत, जो कि पहला यूनिट का दूसरा टॉपिक के अंतर्गत है, प्रशासनिक परिवर्तन 1909 से 1919 के अधिनियम। कल इसी पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। और एक बात और है, यहाँ पर बिंदुवार तो आप लोगों को बता दिया गया है। मेरे छात्रों से अनुरोध है कि वो इससे संबंधित छोटे छोटे प्रश्न बनाएं और मुझे व्हाट्सएप करें, उत्तर सहित स्वयं से। अगर इस टॉपिक पे समझ नहीं आ रहा हो तो मुझे कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।